फासले कम हो रहे हैं, मज़ाहमत और मफाहमत एक पेज पर आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए फिर से एक होकर सरगर्म अमल है और बड़ी तेज़ी से राब्ते हो रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकातें हुई, अब दोनों जमातें जो हैं इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इशाइये पर चौधरी बिरादरान के घर पहुंचे। साबिक सदर ने चौधरी बिरादरान से तहरीक अदम एतमाद के लिए मदद मांगी। उधर इत्तलात यह है कि शहबाज शरीफ साहब आज MQM से और चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने के हवाले से बात करेंगे। हो क्या रहा है, अचानक से अपोजिशन की सरगर्मियों में ये तेज़ी आ गई है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन मामलात पर एक हुए और दोनों जमातों का आइंदा का मुश्तरका लाया अमल क्या होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया सर, टाइम निकाला आपने। सर ये अचानक से बड़ी फुर्ती आ गई है, बड़ी तेज़ी आ गई है, मुलाकातें हो रही हैं, खाने वाने खिलाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, खाना खिलाना चाहिए, ताल्लुकात बढ़ते हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए, ये सिलसिला बिल्कुल सियासत में खाने खिलाने भी चाहिए और खाने भी चाहिए, आपस में बड़ी मोहब्बत बढ़ती है इस चीज़ से। तो देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उनको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा आपको कोरोना हुआ है, तो मैं आपकी बस तीमारदारी करना चाह रहा था, आपकी तबीयत पता करना चाह रहा था। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये जेस्चर शो किया, उन्होंने भी मैसेज किया और उनकी तबीयत दरियाफ्त की। तो ये ऑब्वियसली उनकी तरफ से काफ़ी देर से ये सिग्नल्स भी आ रहे थे और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखें कि जब इस दफ़ा IMF का बिल आया और बाकी मामलात आए तो हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिल के फ्लोर ऑफ द हाउस मज़ामत की और हमेशा पार्लियामान में हमारा एक बहुत अच्छा आपस में मिसाली कोऑर्डिनेशन है। मगर जो एहतजाज की सियासत थी, जो PDM के हवाले से मामलात थे, उसमें कुछ दूरियां आ गई थी और अब ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक आम आदमी के मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। महंगाई आप देखें कि जो इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो अशियाए खुर्दोनोश बेसिक है, जो कम आमदन वाले घरानों को अफेक्ट करती हैं, वो 20% पे पहुंची हुई है और आगे कोई नज़र नहीं आ रहा रास्ता कि जी ये अब आगे अगर मामलात चलते रहे इसी तरह तो इस मुल्क में तो मईशत तो तबाह हो चुकी, जो मर्जी इंडिकेटर्स ये बताते रहें। मगर बात यह है कि एक आम आदमी की जिंदगी इन्होंने जीरन कर दी और इनका वो तो है कि भाई नंबर्स कुछ और हैं, इंडिकेटर्स को मैच ना करें इन्फ्लेशन से, ये दो अलग अलग चीजें हैं वो कहते हैं हुकूमत। नहीं, देखिए होता क्या है, चले मैं पहले शिफा आपका जवाब देता हूँ फिर अवैस का देता हूँ। देखिए बात क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आज इन्फ्लेशन जो है वो 12% के ऊपर है और रुपए की कदर में कमी वाकई होती जा रही है। एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से और रुपए की कदर में कमी की वजह से कुव्वत खरीद कम हो जाती है। कुव्वत खरीद कम होगी तो ऑब्वियसली एक आम आदमी उससे इफेक्ट होगा। अब ये दो फैक्टर्स हैं। अब आप अगर कहें कि जी इन दो फैक्टर्स के बावजूद जो है वो इकॉनमी तरक्की कर रही है, आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है, वो बढ़ी तो नहीं है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट का शोर करते थे, पिछले 6 माह में 21 अरब डॉलर का खसारा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बेस लाइन को नीचे करके ग्रोथ जितनी मर्जी शो कर दें, ग्रोथ के असल फैक्टर्स तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और देखिए ये जो बात है कि ये गवर्नमेंट, आपको भी पता है, हमें भी पता है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी कोई 7 सीटों की फेडरल गवर्नमेंट है इत्तेहादी मिला के। पंजाब की हुकूमत इनकी 10 सीटों की हुकूमत है इत्तेहादी मिला के। मैं कई दफ़ा जब शुरू में हमारी इनकी गवर्नमेंट आई तो मैं जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देखता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए ना मेरी आंखें धोखा खा जाती थी कि ये तो सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ थे। हाँ। तो एक दफ़ा मुझे लगता था कि ये कहीं या काफ लीग के लोग थे, यानी पंजाब में बेंचेस की तरफ देखें तो वहाँ पे बैठे हैं राजा बशारत बैठे हुए हैं, चौधरी जहीर बैठे हुए हैं, वो सारी वो काबीना बैठी, हमारे कुछ 50 लोग हमारे बैठे हुए हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट में आप नजर दौड़ाएं। हाँ। तो मतलब वो एक बेंच ऐसा है जिसमें सारे पुराने नून वाले बैठे हुए 25-30। तो ये एतबार कैसे करेंगे ये इत्तेहादी तो कभी आपके कभी उनके और अगले साल या अगले इलेक्शंस में फिर या तो उनके या आपके, तो इन पे एतबार कैसे होगा? और ये तो आप लोगों को सेनेट और ये पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पता चल गया जाना चाहिए कि ये एतबार के काबिल है नहीं। अच्छा, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। दो तरह की सियासत है। एक सियासत है जो बाई इलेक्शंस में गली मोहल्लों में एक आम आदमी से आपका इंटरेक्शन है। अल्लाह के फजल से मैं वजीराबाद, खुशाब, डस्का, लाहौर और अभी रिसेंटली खानेवाल साउथ ऑफ पंजाब से होके आया हूँ और ये सारी बाई इलेक्शन कैंपेन्स अल्लाह के फजल से मैंने चलाई हैं।
तो जब मैं ऑन ग्राउंड होता हूं तो लोग इतना बुरा भला कहते हैं कि पीटीआई सारे ये इलेक्शन हारी है, और ये सारे वो पावर सेंटर्स हैं जहां से हुकूमतें बनती और गिरती होती हैं अवाम के वोट के जरिए। अब एक सियासत है पार्लियामान की। अब हम ये कहते हैं कि पार्लियामान की जो सियासत है उसमें हर तरह के हरबे इस्तेमाल होते हैं, उसमें अवाम का से देखे ना एक डिस्कनेक्ट है। अवाम ऑन ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में, मर्दान जैसे शहर में, पेशावर जैसे शहर में नो कॉन्फिडेंस कर देती है, और इधर आप एजेंडा लेट इशू करते हैं क्योंकि देखिए स्पीकर आपका है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, उसने ऑन ग्राउंड एक ट्रांसपेरेंसी और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है, मगर असेंबली के अंदर स्पीकर आपका है, आपको बाकी मदद हासिल है इधर उधर से, तो आप वहां पे अपनी गेम चला जाते हैं। लेकिन सर अब आपके पास इत्तेहादी जो पॉइंट आपके पास है वो है कि अब आप असेंबली के अंदर चेंज लेकर आए ना, यही आप लोगों की मीटिंग के अंदर गुफ्तगू हुई है। अब जो ऑप्शंस हैं, अगर उन ऑप्शंस को एक एक करके एवेल्युएट कर लें तो उस पर थोड़ा गाइड कीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है पंजाब का। पंजाब में क्या कोई तहरीक अदम एतमाद आ सकती है अभी जो नंबर गेम है और अभी जो सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल पंजाब में आ सकती है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल चौधरी बरादरान से ये बात की है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल पंजाब से अदम एतमाद का आगाज़ होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, इलेक्टेबल्स जी, ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये बड़ी दूरअंदेशी से अपनी सियासत चलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे पे मुश्किल वक्त आया था 2016 में, 17 में केसेस बन गए, तो लोगों ने एक एक करके हमें छोड़ना शुरू कर दिया, पंछी उड़ना शुरू हो गए। अब अगला इलेक्शन देखें, 3.5 साल, 4.25 साल गुजर गए हैं। अब ये जो इलेक्टेबल्स हैं ना, इनको पता है कि अगले इलेक्शन में ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, भूख की वजह से हमें इम्पैक्ट होगा। तो ये बड़े सियाने हैं, ये अपनी आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। और इत्तेहादियों पर देखिए, हमने एमक्यूएम से भी ये बात की कि जब आप IMF का बिल पास कराते हैं या आप मिनी बजट पास कराते हैं और कई 100 अरब रुपए का टैक्स अवाम पर लगता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी इत्तेहादियों पर आयद नहीं होती? क्या आने वाले वक्त में या आने वाले इलेक्शन में अवाम इत्तेहादियों से नहीं पूछेंगे कि आप तो गवर्नमेंट के साथ बैठे थे? तो बात ये तो है सर ये वाले इत्तेहादी गवर्नमेंट का, ये वाले जो इत्तेहादी हैं आपके, जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं जिनसे अब आप लोग मिल रहे हैं, तो अब वो दूसरा, अब पंजाब में तो चले आप कुछ करेंगे, वो होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। तहरीक अदम एतमाद का जो वफाक का ऑप्शन है वो इन इत्तेहादियों की मदद से होगा। वो ऑप्शन जो है वो क्या वायबल है? इज इट डूएबल? जी बिल्कुल डूएबल है। मैं ये समझता हूं कि ये राइट टाइम है, सारे ऑप्शंस वायबल हैं, सारे ऑप्शंस ओपन है। देखिए जब यूसुफ ज़ादा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ और तब हुकूमत को इसी हाउस में से शिकस्त हुई, आपको पता है कि अगले दिन ही एतमाद का वोट लेने का फैसला किया इमरान खान साहब ने, मगर उनके मुशीरों ने उन्हें कहा कि अगले दिन ना लें, 3 दिन का गैप डालें, लोगों को मैनेज करके हाउस में लेके आना है। आप अगर 172 लोग वहां मौजूद ना हुए तो आपकी गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इत्तेहादियों के साथ भी इनका एक अननेचुरल अलायंस है। जो इनकी पार्टी में बहुत सारे इलेक्टेबल्स बैठे हैं जो इधर उधर की पार्टियों से गए हैं, उनके साथ भी एक अननेचुरल अलायंस है। और लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, देखें हमारा मकसद इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के फ्यूचर को सिक्योर करना है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनका फ्यूचर अवाम के फ्यूचर के साथ जुड़ा है। और इस हुकूमत का बोझ इतना बढ़ गया है कि इत्तेहादियों के कंधे आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठते जा रहे हैं। तो सर वो बोझ बढ़ जाए, जिन इत्तेहादियों के साथ आप बैठे हैं कल, जिनके साथ आप बैठे हैं कल जी, उन्हीं ने तो, वही तो नहीं आए थे गिलानी साहब, तो उन लोगों से कोई बात हुई कि भाई ये आप ऐसे एंड टाइम पर हाथ कर जाते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर इतनी बड़ी तकरीर करने का मौका मिलता है कि ये तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, तो व्हाट वाज द पॉइंट जब इतनी सारी बातें करने के बाद भी वो ना आए, इलेक्ट होने के बाद भी वो अहम मौके पर ना आए? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मतलब आप लोगों के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी एतबार वाली नहीं है, और यही बात जो है वो शाहिद खाकान साहब भी कर रहे हैं। देखिए बहुत हमारे पीपल्स पार्टी के साथ ना एक लव एंड हेट रिलेशनशिप मैं कहूँगा रहा है। हमारी 90 की दहाई में इंतहा की तलखियां रहीं। हमने फिर मुश्किल वक्त में मुशर्रफ दौर में इकट्ठे एजिटेशन की, हमने सीखा, हमने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया, हम वापस आए, फिर भी हमारा थोड़ा बहुत एक ट्रस्ट डेफिसिट और गैप रहा। मगर आप देखें कि 2008 से 13 जो हुकूमत थी उसको टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, हमने उसके रास्ते में उस तरह रुकावटें हायल नहीं की। और इन टर्न हमें क्या उससे फ़ायदा हुआ? हमें यह फ़ायदा हुआ कि जब इमरान खान साहब के धरने थे तो पार्लियामान के फ्लोर से जॉइंट सेशन में सबसे तवाना आवाज़
हमारे हक में पीपल्स पार्टी की उठी। नहीं तो सर अब आप लोगों को यकीन है कि ये जानबूझकर नहीं आए थे और जो तावीलें पेश कर रहे हैं गिलानी साहब वो ठीक हैं? देखिए, एक तो गिलानी साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ। हालांकि पीछे खानेवाल के इलेक्शन में थोड़ी हमारी तलखी बड़ी, उनके एक साहबजादे जो एमपी हैं उन्होंने मेरे खिलाफ एक पर्चा भी कराया। कतई नजर इस बात से मुझे गिलानी साहब की नीयत पे शक नहीं है। जब सादिक संजरानी नामी एक आदमी जो अननोन आदमी है, जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, पता नहीं कहां से आया है, रातों रात चेयरमैन सेनेट बन गया, वो रात 11:15 बजे एक अहम कौमी और मुल्की मामले पे एजेंडा जारी करेगा IMF पे, जो एक दिन पहले जारी होना चाहिए था। और आपको पता है कि रजा रबानी खार साहब और हिना रबानी खार साहबा ये 2 MNAs हैं जिनके वालिद वफात पा गए थे। गिलानी साहब इलाके में मौजूद थे। अब मुल्तान से इस्लामाबाद 10 घंटे का सफर है, तो मुझे तो उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। और मुझे ये संजरानी साहब की नीयत पे शक है कि आप एजेंडा इस तरह क्यों जारी करते हैं रात के अंधेरे में। ये कौमी मामलात में एजेंडे रात के अंधेरों में जारी किए जाते हैं, 11:15 बजे 12 बजे। आप करना है खुल के करें और फिर वोटिंग को ताखीर का शिकार कर दिया जाता है। लेकिन होगा क्या? मैं ये समझता हूं, एक दो एजेंडे है ना आप लोगों के। एक ये है कि अभी करंट सियासत और दूसरी है फ्यूचर की सियासत। करंट सियासत में आप लोगों ने हुकूमत को घर भेजना है, वो तो साथ मिलकर आप लोग कर लेंगे। लेकिन शाह साहब ये कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, कि इधर हम और उधर तुम वाला प्लानिंग है इन दोनों पार्टियों की, कि सिंध में वो होंगे, पंजाब में ये होंगे। दिस इज देयर अल्टीमेट गोल। आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आप मिलके कर लेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिफा की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़। मैंने तो गोल्स की बात की है ना, होता है नहीं, आपने कहा कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा देखिए गोल्स 2 ये हैं कि ये आपने यहाँ पे ये करना है तो ये कर लेंगे, और आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये भी होगा नहीं। अगले साल इंतखाबात है, आखिरी साल में कोई तहरीक नहीं चलती। ये मेरा तो वर्डिक्ट ये है। वैसे नहीं, देखिए मैं तो इस पे बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, अब जो वक्त आ गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस वक्त ये मुमकिन है। अच्छा। और हुकूमत को घर भेजना प्रायोरिटी है। बाकी फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, और जिसमें मुल्क में आइन की पासदारी है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मगर फ़िलहाल एक आम आदमी के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और इस बबल से कौम को निकालने के लिए कि जिसमें आदादो शुमार बताए जाते हैं, मगर आज भी चीनी महंगी है, आटा महंगा है, बिजली गैस के बिल ज़्यादा आते हैं, अद्वियात महंगी हैं, पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये डूएबल है और इस पर इंशाल्लाह पूरी तवानाइयाँ लगाएंगे और इस हुकूमत को घर भेजने में इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस दफ़ा वो कहते हैं अंग्रेज़ी में वो 4 वर्ड्स हैं, गो फॉर द किल। पार्टी को और अपने पार्टी के इत्तेहादियों को यही कहता हूँ, लेट्स गो फॉर द किल। अच्छा, फाइनली सर, वो जो गो फॉर द किल है उसके लिए एक और मामला भी है ना, वो जो नवाज शरीफ साहब का, ही शुड कम फॉर द किल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि कल आपकी जो CEC की मीटिंग थी उसमें 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हम सब करने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब से कहें वो वापस तो आए, उनके माइक म्यूट कर दिए गए। इस तरह की भी बातें आ रही है सामने कि नहीं भाई ये वाली बातें ना करें। नहीं, देखिए मैं वो कौन थे वो 2 लोग? CEC की मीटिंग में उसकी शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद था। ना किसी ने ऐसी बात की, ना किसी का माइक म्यूट किया गया। और मैं आपको ये हल्फन बात कहने को तैयार हूँ, मैंने एक चीज़ उसकी सुनी है CEC की मीटिंग में। ये बिल्कुल गलत तासुर दिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के वाले से बात ही कोई नहीं हुई, मगर अच्छा। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस आना ही आना है। और मैं देखिए, मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये कहता हूँ, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए ना, डॉक्टर मशवरा दे सकता है, डॉक्टर किसी को बांध कर पाबंद नहीं कर सकता कि आपने हिलना नहीं, आपने आना जाना नहीं। तो मेरा कहने का वो तो बंदा खुद ही करता है। मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी जगह पर, फैसला बंदा खुद ही करेगा। और हमने पहले ही कहा था कि वो अपना इलाज तो करवा रहे हैं, मगर इनका इलाज भी करके आएंगे, तो हो सकता है कि इनका इलाज करके आ जाएं। लेकिन वो प्रॉब्लम है ना कि वो 2 साल में ऑपरेशन नहीं हुआ, जिसके बारे में कह रहे थे कि जान को बहुत खतरा है और ऑपरेशन की बहुत जरूरत है। तो वो चीज अगर नहीं हुई है तो फिर वो अभी आने वाले वक्तों में होगी, तो उसके बाद ही आ सकेंगे ना, पहले तो नहीं आएंगे। जी, ऐसा मुमकिन है। देखिए, वो प्रोसीजर ज़रूर होना है, इससे कोई डिनायल नहीं है कि उनकी उम्र 70 साल है और उनको हार्ट का बड़ा सीवियर प्रॉब्लम रहा है, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, और उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है। वो बिल्कुल प्रोसीजर होना है, बिकॉज मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखता रहा हूँ, लीगल केसेस भी देखता रहा हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसीजर, अगर अभी वो दवाइयों पर मेनटेन हो रहे हैं और ऐसी कोई सूरत पैदा होती, एक्सक्यूज़ मी, तो वो फिर वापस हो सकता है आ जाएँ। प्रोसीजर जो है वो 3-4 महीने बाद करवा लिया जाए। तो अब इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो ये मुमकिनात का खेल है
और मैं ये समझता हूं कि अगले 1-2 महीने बड़े इंटरेस्टिंग होंगे और बड़े ही आप समझे कि सनसनीखेज सियासत होने जा रही है। बस वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू सर, वी आर ऑल आईज ऑन यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।